कोसी का कहर। ये सहरसा के कुंदा गांव का नजारा है। बाढ़ का पानी भले धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन कोसी नदी का तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहा। महिषी प्रखंड में कोसी नदी अभी भी आक्रामक रूप में दिख रही है। कोसी नदी अपने किनारों में तेजी से कटाव कर रही है। रोजाना दर्जनों घर न सिर्फ नदी की तेज धारा में समाते चले जा रहे हैं, बल्कि इन ग्रामीणों के सिर से छत भी छीनती जा रही है। ऐसे में ये लोग तपती धूप में खुले आसमान में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। गंडक का कटाव। ये गोपालगंज के विशंभरपुर का नजारा है। गंडक नदी की तेज धारा सब कुछ ले लेने को बेताब नजर आ रही है। एक के बाद एक घर, खेत और खलिहान गंडक नदी में समाते जा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह में गंडक नदी ने कटाव के जरिए जबरदस्त तबाही मचाई है। 50 एकड़ से ज्यादा खेत गंडक नदी में समा चुके हैं। यही हालात रहे तो आने वाले समय में तबाही का दायरा और बढ़ सकता है, जबकि जल संसाधन विभाग कटाव रोधी कार्य के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहा है। हरियाली ही हरियाली। इंद्रदेव की कृपा से पूर्णिया के खेतों में इन दिनों हरे भरे फसल लहलहा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कुदरत के इस वरदान से इस बार सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ी और किसानों का डीजल का खर्च भी बच गया। अब हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। अपने खेतों को देखकर किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कृषि विभाग ने इस बार बम्पर फसल का अनुमान लगाया है। धान की फसल बहुत ही अच्छी है, जहाँ बचा हुआ बहुत अच्छा फसल है, क्योंकि बारिश फ्रिक्वेंटली होते गया है। जो डूबा या जो मतलब डैमेज हुआ उसको छोड़ करके जो बचा हुआ है बहुत अच्छी स्थिति में। बारिश ने किया बर्बाद। मूसलाधार बारिश ने पाकुड़ के पटसन किसानों की उम्मीदें धराशायी कर दी। इस इलाके में हजारों एकड़ जमीन पर पटसन की खेती होती रही है, लेकिन इस बार पानी ने पटसन के पौधों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये थोड़ी बहुत पैदावार इन किसानों ने बड़े मेहनत से बचाई, फिर उसे खुले जमीन पर सुखाया और उससे जूट तैयार किया। लेकिन पाकुड़ और आसपास के इलाकों में कोई जूट मिल है ही नहीं। नतीजतन ये किसान मेहनत से तैयार इस जूट को पश्चिम बंगाल के बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। किसी का डूब के मर गया, किसी का हुआ ज्यादा नहीं हुआ। 1 बीघा में लगभग 4 क्विंटल होता है, तो इस बार एक आदमी का देखा 3 बीघा में 5.5 किलो 5.5 क्विंटल हुआ है। बारिश ने किया बर्बाद। पूर्णिया के सोंडी गांव में एक केले के उजड़े बागान का नजारा है। पिछले हफ्ता तेज आंधी और मूसलाधार बारिश में सैकड़ों एकड़ में लगी केले की फसल बर्बाद हो गई। ये केले के थंभ विकसित होने के साथ ही खेतों में टूटकर गिर गए और अब पानी में सड़कर बर्बाद हो रहे हैं। सोंडिहा में किसानों ने लाखों रुपए का कर्ज लेकर केले की फसल उगाई थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। यूरिया ने बढ़ाई परेशानी। अच्छी मानसूनी बारिश के बदौलत रांची के खेतों में इन दिनों धान के पौधे लहलहा उठे हैं। कृषि विभाग के मुताबिक 18 लाख हेक्टेयर में धान रोपनी का काम पूरा हो गया है। अब जरूरत यूरिया की है, ताकि धान के पौधे समय पर विकसित हो सके और किसानों को अच्छी पैदावार मिल सके। लेकिन समस्या ये है कि लॉकडाउन के चलते मार्केट से यूरिया का स्टॉक ही गायब है। अब किसान करे तो क्या करे? ऐसे में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को इसका रास्ता बताया है। सिर्फ ये करें कि 5 किलोग्राम यूरिया करीब 250 लीटर पानी में घोल करके खुला मौसम देख के छिड़काव कर दें, तो उसका उतना ही असर होगा जितना के खेत में डालने से होगा। अमरूद ने किया मालामाल। ये लोहरदगा में 40 एकड़ में फैले अमरूद बागान का खूबसूरत नजारा है। हर तरफ हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं और एक एक पेड़ पर कई किलो अमरूद लदा हुआ है। इसका फल स्वादिष्ट तो होता ही है, कोरोना काल में इसकी पहचान इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी बन गई है। ऐसे में आम लोगों के बीच अमरूद की डिमांड काफी बढ़ गई है।
इस बगान में हर दिन सैकड़ों क्विंटल अमरूद की न सिर्फ बिक्री हो रही है, बल्कि इससे ये किसान जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। कोरोना काल में हरी हरी सब्जियां, ताजे फल, दाल, अनाज और अंडे खाइए और इम्यूनिटी बढ़ाइए। कोरोना की बढ़ती चुनौती के बीच मुजफ्फरपुर के पोषण परामर्श केंद्र में आम लोगों को बीमारियों से लड़ने के लिए खान पान सुधारने की सलाह दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग की ओर से जिले से लेकर हर प्रखंड में ऐसे पोषण परामर्श केंद्र खोले गए हैं जो आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कोरोना से कनेक्टिविटी ये है कि सभी को अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग काम कर रहे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पोषण एक बहुत बड़ा विषय है। मधेपुरा में नीली क्रांति। मधेपुरा में पीएम मत्स्य संपदा योजना की मदद से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होने जा रहा है। 2 करोड़ रुपए की लागत से बिहार की ये पहली हाईटेक फिश फीड फैक्ट्री बनकर तैयार है। आईसीआर के फॉर्मूले के तहत इस फैक्ट्री में उन्नत किस्म का मछली का दाना तैयार हो रहा है। बिहार के किसान अभी तक लाखों रुपए खर्च कर आंध्र प्रदेश से फिश फीड मंगाया करते थे, लेकिन इस फैक्ट्री में मत्स्य पालकों को सस्ता और उन्नत किस्म का मछली का दाना मिल सकेगा। गंगा से मजाक। करोड़ों रुपए की ये मशीन और ये टंकी गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए साल 2015 में लगाई गई थी। मकसद था बक्सर शहर से रोजाना निकलने वाले 15 से 20 क्यूसेक गंदे पानी को निर्मल कर गंगा नदी में गिराना। लेकिन चीन की जिस कंपनी को ठेका मिला था वो इस प्रोजेक्ट को अधर में छोड़कर निकल चुकी है और तब से इसका निर्माण अधूरा पड़ा है, जबकि बक्सर शहर से निकलने वाला गंदा पानी रोजाना नदी में गिराया जा रहा है। इसके चलते गंगा नदी में गंदगी फैलती जा रही है। चालू होता तो समझ लीजिए कि इतना बड़ा फायदा कि हमारी गंगा जो है बिल्कुल साफ रहती, क्योंकि जितना कचरा गिर रहा है, जितना कचरा जा रहा है, ये तो कम से कम ये है कि सब स्लज यहाँ से निकाल करके उससे हम लोग का कृषि का भी फायदा होता है कि जो स्लज है उर्वरक के रूप में जाता है। पानी के लिए परेशानी। मानसून के दौरान जमशेदपुर में खरकई और स्वर्ण रेखा जैसी नदियां पानी से लबालब हैं, लेकिन सरकारी लापरवाही के चलते मानगो की 1.5 लाख की आबादी बूंद बूंद को तरस रही है। हालांकि घर घर पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर मानगो जलापूर्ति जैसी योजना बनाई गई थी, लेकिन अक्सर तकनीकी गड़बड़ी के चलते हर 2 दिन में पेयजल आपूर्ति ठप पड़ जाती है और यहाँ के लोगों को पानी के लिए बेपानी होना पड़ता है। इसको देखते हुए आज की ये दशा हो रही है कि पानी 2-2 दिन तक गायब हो जा रहे हैं। घर परिवार, काम, ड्यूटी, बच्चे स्कूल क्या जाएंगे, आदमी सबसे पहले उठते हैं तो गैलन और डेगची लेके सीधा पानी के लिए दौड़ लगाते हैं। गुमला की कैसे बुझेगी प्यास। गुमला के निवासियों की प्यास बुझाने वाला चंडाली गांव का ये पंप हाउस आज बदहाली का शिकार है। इस पंप हाउस के जरिए खटमा नदी का पानी घर घर पहुंचाया जाता था, लेकिन रखरखाव और सरकारी उपेक्षा के चलते पंप हाउस की बिल्डिंग के साथ ही करोड़ों रुपए का उपकरण और गाड़ियां जंग खा रही हैं। अब यहाँ चारों ओर जंगल और झाड़ियां उगाई हैं और ये पूरा परिसर उजाड़ हो गया है। ऐसे में पीएचडी विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर के लोगों को पानी सप्लाई होता था, आज ये पूरा कचरा का स्थिति में तब्दील हो चुका है, जिससे यहाँ के लोगों को, अगल बगल के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कबाड़ा नगर निगम। ये स्वच्छता का दावा करने वाले हजारीबाग नगर निगम परिसर का नजारा है। हर तरफ गंदगी का अंबार बिखरा पड़ा है। सरकारी लापरवाही की वजह से लाखों रुपए की ये जेसीबी मशीन और ट्रक सहित कई कीमती मशीनें खुले में जंग खा रही हैं। इस चलंत शौचालय को तो मुख्य चौराहे पर लगाया जाना था, लेकिन ये नगर निगम कैंपस में चुपचाप पड़ा है। लेकिन निगम के अधिकारी हैं कि बहाना बना रहे हैं। एक्चुअली इसका एक कारण ये है कि ये बिल्डिंग जिसमें नगर निगम चलता है ये बहुत पुरानी है। जब ये नगर पालिका हुआ करता था उसके बाद से स्टाफ, मैन पावर, काम यहाँ पर सब बढ़ गया है, लेकिन हम लोग का कोई नया बिल्डिंग नहीं बन पाया है। इसके लिए हम लोग की तरफ से कई प्रपोजल्स भी भेजे गए।
छात्रों का भविष्य अंधकारमय। ये मोतिहारी के रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक कॉलेज का नजारा है। एक समय था जब आसपास के कई राज्यों के छात्र बड़ी संख्या में यहां आयुर्वेद की पढ़ाई किया करते थे, लेकिन सरकारी लापरवाही और राजनीतिक उठापटक के चलते कॉलेज की पूरी व्यवस्था ने ही दम तोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद ने इस कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी। ऐसे में यहाँ पढ़ रहे 65 छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। यहाँ पर विभिन्न तरह के राजनीतिक दल का यहाँ पर चहलकदमी थी और सही सपोर्ट नहीं मिलने के कारण से कॉलेज की दुर्दशा हुई। तो फिर सरकार के तरफ से कुछ सहायता ये सब मिलता है कि नहीं? कुछ सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिलती है। खंडहर है या अस्पताल? चौंकिए नहीं, यहाँ कभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चला करता था। आसपास के गरीब और बेसहारा मरीज इलाज कराने यहीं आते थे, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की बेरुखी के चलते आज ये अस्पताल खुद बीमार पड़ चुका है। भवन तो जर्जर हो ही गया है, कोई संसाधन भी नहीं है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी भी नदारद है। हालत ये हो गई है कि आसपास की लाखों की आबादी अब 15 किलोमीटर दूर मधुबनी सदर अस्पताल या फिर 25 किलोमीटर दूर दरभंगा मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भर है। ऐसे में आपात स्थिति में मरीजों का भगवान ही मालिक है। महीने क्या हम कहेंगे, महीने में करीब 150 दुर्घटनाएं हुआ करती है और यहाँ से 25 किलोमीटर पर लहरियासराय हॉस्पिटल है। वहां जाते जाते हम समझते हैं 90% तो काल कल्पित हो ही जाते हैं। रोजगार की नई राह। कहते हैं मुसीबत कुछ सीख देकर जाती है। कोरोना काल की इसी सीख की बदौलत ये मजदूर मालिक बन बैठे हैं। दरअसल लॉकडाउन के कारण हरियाणा से अपने गांव लौटे ये मजदूर रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे। तभी पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार की नजर इन पर पड़ी। फिर प्रशासन के सहयोग से बेतिया के योगापट्टी के ग्रामीणों ने आसपास में मिलकर डाल दी चंपारण इंटरप्राइजेज की नींव, जहां हर दिन 6000 से ज्यादा पेवर ब्लॉक का तो निर्माण होता ही है। इसके जरिए दर्जनों मजदूरों का पेट भी भर रहा है। इस अभियान में योगापट्टी प्रखंड का एक छोटी सी जो कड़ी है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि इनके काम से देखकर बाकी लोग भी बहुत ही प्रोत्साहित होंगे और काम करेंगे, और हम बहुत जल्दी इनके लिए जो लोन है उसके प्रयास करेंगे। रोजगार का इंतजार। गढ़वा के इन मनरेगा जॉब कार्डधारी मजदूरों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। कोरोना काल में ये सभी मजदूर हरियाणा से अपने गांव लौटे थे, लेकिन गांव में ना तो कोई सरकारी योजना चल रही है और ना ही कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है। ऐसे में इन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। वादा करने के बावजूद सरकारी अधिकारियों ने कोरोना का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया है। कभी कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है, जैसे अभी देखा जाए तो कोविड का समय चल रहा है, उसको लेकर के कई तरह की परेशानियां हैं। क्रियान्वयन में भी थोड़ी थोड़ी बाधाएं आती हैं। कच्चा रास्ता, नाला, घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों, इन सब से गुजरने के बाद ही आप पहुंच सकते हैं लातेहार के नक्सल प्रभावित गारू प्रखंड के गोताग गांव तक। आजादी के सालों गुजर गए, लेकिन इस गांव की तस्वीर नहीं बदली। सरकार भले लाख दावा कर ले, लेकिन गरीबी, भूख, बेकारी, अशिक्षा और अंधेरा आज तक कायम है। इस गांव से गारू प्रखंड तक आने जाने के लिए एकमात्र यही दुरूह रास्ता है, जो बारिश के दिनों में पानी भरने के चलते बंद हो जाता है और यहाँ के ग्रामीण अपने गांव में ही कैद होकर रह जाते हैं। ऑटो को सवारी का इंतजार। लोहरदगा की सड़कों पर ऑटो की लाइन लगी हुई है। एक साथ एक दो नहीं, बल्कि दर्जनों ऑटो कई घंटे से खड़े हैं, लेकिन कोई यात्री ऑटो में बैठने को तैयार नहीं है। ऐसे में ऑटो ड्राइवर्स के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। कोरोना काल में इन गाड़ियों के पहियों पर पिछले 6 माह से ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अनलॉक 3 के दौरान ऑटो को हरी झंडी दे दी गई। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ज्यादातर यात्री अब भी ऑटो में बैठने से परहेज कर रहे हैं। कोई तरह के कोरोना महामारी को लेकर बहुत दिक्कत है, समस्या है।
और अभी ना एक सवारी मिल रहा है ना कोई मिल रहा। अब जब चालू हुआ, जब कोरोना का मतलब ऑटो का चलाने का ऑर्डर मिला तो फिर इससे भी बहुत दिक्कत है, समस्या है। फिर सवारी आके बैठ नहीं रहा है। छाव की समृद्ध विरासत। छाव नगरी सराय की कमाल की कलाकारी। मिथिला पेंटिंग के ये कलाकार खूबसूरत चित्रों के जरिए इस बेजान दीवार की शोभा बढ़ाने में जुटे हैं, तो सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा शर्मा भी कूची उठाकर दीवारों में रंग भरने का लोभ संवरण नहीं कर सकी। शहर के तमाम सरकारी दफ्तरों से लेकर सभी नामचीन जगहों को रंग बिरंगी आकृतियों के जरिए सजाया और संवारा जा रहा है। इससे इस चित्रकला को नई पहचान तो मिल रही है, साथ ही कलाकारों का भी पेट भर रहा है। कंप्यूटर के इस आधुनिक युग में भी उज्जैन के पुरोहित अपनी पोथियों पर भरोसा रखते हैं। मोटी मोटी पोथियों में हजारों लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी की जानकारी दर्ज है। ये लोग चुटकियों में 500 साल पुरानी जानकारियां दे देते हैं। सिद्धघाट पर 200 से ज्यादा पुरोहित हैं। लोगों का रिकॉर्ड रखना इनका पुश्तैनी काम है। उज्जैन के गयाकोटा और सिद्धवट महादेव के मंदिर घाट पर श्राद्ध पक्ष के दौरान दूर दूर से लोग आते हैं। पितरों की यहाँ जानकारी हासिल करते हैं ताकि मोक्ष के लिए पूजा कर सकें। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। पुराणों में कौओं को देवपुत्र की संज्ञा दी गई है। श्राद्ध पक्ष में कौओं को ढूंढना टेढ़ी खीर माना जाता है, लेकिन खंडवा का एक शख्स ऐसा भी है जिसे दूर से देख कौओं का झुंड लग जाता है और इसी के चलते सुनील टोलीवाल की पूरे खंडवा में अलग पहचान है। सुनील टोलीवाल अपने हाथों से बिना किसी स्वार्थ और श्राद्ध पक्ष की मुक्ति के चक्र से दूर इन कौओं को खाना खिलाते हैं। कौवे भी बिना किसी भय के इनके पास आकर खड़े होकर दाना चुगते हैं। सुनील यह काम किसी मोक्ष की कामना या पितरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं। सुनील पिछले करीब 18 साल से न सिर्फ कौवे बल्कि कुत्ते, मछली और दूसरे प्राणियों का भी ये ध्यान रखते हैं। बहरहाल आज के दौर में मनुष्य मृत्यु लोक के भय से जानवरों की सेवा करते हैं, लेकिन सुनील टोलीवाल की सच्ची सेवा को देख आप भी कह उठेंगे, वाकई सुनील की सेवा किसी तपस्या से कम नहीं है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। लकड़ी के खिलौने की ललकार। लेक सिटी और पूरब का वेनिस, झीलों के शहर उदयपुर को कुछ ऐसी ही उपमा दी जाती है। राजस्थान के शहर की अलग पहचान है, खूबसूरती के लिए भी और अपनी कलाओं के लिए भी। इनमें से एक है 170 साल पुरानी लकड़ी के खिलौने बनाने की कला। लेकिन चीन की चाल के चलते लकड़ी के खिलौने की ये कला अंतिम सांसें गिन रही है। एक समय था जब उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाने के 170 कारखाने हुआ करते थे, जो विदेशी मेहमानों तक का मन मोह लिया करते थे। लेकिन अब गिने चुने परिवार ही इस कला को जिंदा रखने की कोशिशों में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश खूबसूरत पहाड़ियों के लिए मशहूर है। इसके साथ साथ ये दुनिया भर में अपनी खतरनाक सड़कों के लिए भी जाना जाता है। इन घुमावदार और तीखे मोड़ वाली सड़कों पर गाड़ी चलाना अपने आप में बहादुरी भरा कारनामा है। लेकिन जरा सोचिए, यही काम अगर कोई महिला करे तो फिर आप क्या कहेंगे? लाजमी है उसकी दिलेरी की दाद देनी पड़ेगी। हिमाचल में ऐसी ही एक महिला है जिनका नाम है सीमा ठाकुर, जो जानलेवा कोरोना वायरस के खतरे के बीच भी मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। पिता की एक हादसे में मौत के बाद उनकी नौकरी लगी और पिछले 4 साल से वो बस चला रही हैं। सीमा ठाकुर जैसी महिला एक उदाहरण है, खासकर कोरोना वायरस के खतरे के बीच
अपने काम को शिद्दत से अंजाम देना उनके हौसले और अपने काम को लेकर समर्पण को दिखाता है, जो समाज के लिए प्रेरणादायक है।